ना ना अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं बिलाल हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BHP313। आज की पॉडकास्ट में एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ हैं और मैं बहुत देर से इनको फॉलो कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये आ जाए मेरे काबू। लेकिन आज लकीली अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने टाइम निकाला। पाकिस्तान आए हुए थे, वैसे ही ऑस्ट्रिया में होते हैं। पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने इनको रिक्वेस्ट की और बिल्कुल लास्ट मिनट पे इन्होंने कहा कि चलें ठीक है जी, हम पॉडकास्ट करते हैं। तो अभी मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी सारी बातें ये अपनी खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस एपिसोड को। बड़े ज़बरदस्त एडवेंचरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक खैरियत से? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आप शुक्रिया, सुनाए? आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियोज़ में आए शुक्रिया इतने आपने मुझे शॉर्ट नोटिस बुलाया। पे। अरशद भाई का चैनल है जी एडवेंचरस आर्ची। मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। मेरे ख्याल से तो आपने फॉलो किया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर जाके चेकआउट करें। आपको कंटेंट पसंद आएगा, आप इनको फॉलो करें। तो अरशद भाई, हम ना ज़रा शुरू से शुरू करते हैं। ये बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा और आप किस टाइप के मतलब इंसान थे? हाँ, मेरी पैदाइश हुई थी जी बहावलपुर के ओल्ड वॉल सिटी में। हम्म, हमारा मोहल्ला है वहाँ पे, छोटे सी तरह के लाहौर के, तो बहावलपुर कैसा ही है। पैदाइश मेरे वहाँ पे हुई थी। फिर हम ओल्ड सिटी से हम ज़रा बाहर मूव हो गए थे, लेकिन पाकुर शहर में ही रहे थे। ठीक। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई, वहाँ मेरा ग्रो हुआ, वहीं मैंने एजुकेशन ली अपनी। मैंने वहाँ तक LLB वहाँ तक किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। और आप लॉ मेरे ग्रेजुएट हैं? जी, जी। अच्छा, मेरे वालिद माशाल्लाह। साहब, जो मेरे अब्बू भी, वो भी अपने उस टाइम के जो है ना वहाँ पे उनका अच्छे कलाम शुमार होता था। फिर मैंने माशाल्लाह। 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ पे उनके साथ काम किया हम्म, कि मैंने कहा यार ये वकालत जो ये मेरे बस की बात नहीं है। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मैं बाहर चला गया, ऑस्ट्रिया चला गया। वहाँ से जाके मैंने और एजुकेशन ली। वहाँ से मैंने एक मतलब मास्टर्स किया, प्राइमरी आपकी एजुकेशन सारी भावलपुर की है? भागलपुर किया लॉ सारा। भी आपने वहीं से किया? सारा कुछ मैंने वहीं से किया था। अच्छा, और लॉ के बाद फिर आपने फिर बाहर मैंने जाने के स्विच लिए? किया। अच्छा, फिर मैंने आपने स्विच किया, हाँ, फिर फिर पढ़ा मैं मजीद? हाँ जी। अच्छा, क्या अ, एजुकेशन ली? मतलब ये हमारे जेनजी भी देख रहे होंगे, यंगस्टर्स देख रहे होंगे। तो उस टाइम ये मैंने लॉ किया था 2000 में। ठीक। और 2002 तक जो है, 2001 तक मेरा मूड बना है कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। ठीक। मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है। उस टाइम तक जो है ना जावा और ये चीज़ें जो हैं वो उस टाइम नई नई थी। सही। हार्डवेयर कंप्यूटर उस टाइम नए नए थे। और फिर मैंने अपने आप को लॉ से मैं इस तरफ किया, मैंने अपने आप को ज़रा अप स्किल किया। इसमें थोड़ा सा मैंने जावा के कोर्सेज़ किए, जावा सीखी, मैंने हार्डवेयर का काम किया, कंप्यूटर हार्डवेयर किया। फिर मैं बाहर चला गया, वहाँ से जाके मैंने स्टडी जो है, फिर मैं पहले पहले मैं गया पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। ठीक। 2 साल वहाँ पे रहा, मदीना में रहा मैं, डेढ़ अच्छा, साल 2 साल। माशाल्लाह। वहीं से मैंने फिर आगे एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रिया में। सही। वहाँ जाके मैंने होटल मैनेजमेंट की। अच्छा। 2 साल का मेरा वो डिप्लोमा था। फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें काम शुरू किया होटल मैनेजमेंट में। उसी काम के दौरान फिर मैंने और पढ़ना आगे चाहते थे, फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। एक मास्टर्स किया, फिर एक और मास्टर्स किया। जो फिर मैंने मास्टर किया था फाइनेंस में किया था मास्टर। वो करने के फिर मैंने मास्टर किया था इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो मास्टर्स किया था। और उसके बाद फिर जो हमारी वहीं पे जो है जॉब भी वहीं पे करते रहे, वहीं पे हमारी लाइफ जो है गुजरती रही ऐसे ऐसा। मतलब एक 9 to 5 जॉब में ये एडवेंचर का स्पार्क कब और कैसे मतलब हुआ? वो इसे कहते हैं ना कि जो होता है ना कीड़ा, वो शुरू से था। अच्छा, शुरू से था। अच्छा, अच्छा। जब मैं इधर मैट्रिक में था, आई थिंक FSC के दौरान, FSC मैंने किया था। FSC के दौरान जो है ना मैं निकल जाया करता था नॉर्थ में। आई थिंक मुझे याद है कि 93 या 95 में मैं गया था फेरी मेडोज अच्छा, उस वक्त, और अकेला। मतलब बाइक पे गए थे या नहीं नहीं, वो मैंने ट्रांसपोर्ट पे? ऐसे किया था, पूरे ट्रांसपोर्ट पे किया था। हम्म, उसके बाद फिर मैंने आई थिंक 97 में और 96 में मैंने किया था, बाइक पे सफ़र किया था। यहाँ से अपने भावलपुर से मैं गया था खुंजराब पास तक। अच्छा, कौन सी अ, बाइक थी? वो सुजुकी 100 था उस टाइम। अच्छा, अच्छा। मेरे पास बाइक था सुजुकी 100 था। इतने अब उसका वही था, एक वो था और एक हमारे पास था CD 70। अच्छा। तो हम 2 बाइक पे गए थे, हम 4 लोग थे। ठीक। एक मैं, मेरा भाई और एक मेरा कज़न और एक उसका दोस्त, हम 4 लोग हम्म, थे। उसकी फिर एक अलग ही उसकी कहानी है।
थोड़ा सा बताएं ना, उसमें कोई इतने गियर्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम तो हमें गियर वगैरह उस टाइम का तो पता हमें ही नहीं उसको होगा। अंदाजा भी नहीं था, उससे अंदाजा ये नहीं भी नहीं था। था कि हमने जैकेट पहननी है हाँ, या पहन इस तरह वो। अरे उसमें हमारे पास हेलमेट तक नहीं होते थे। अच्छा। हेलमेट के बगैर हमने वो सफ़र किया था। हाँ, और लेकिन जब मैं फेरी मेडोज गया था उससे पहले, और पैसे हमारे पास उस टाइम नहीं होते क्योंकि हम उस टाइम एफएससी मैट्रिक में पास कितने पैसे होते हैं। या तो मैं फेरी मेडोज गया तो मेरे पास सिर्फ एक अपना स्लीपिंग बैग था, और वहाँ पे उस टाइम जो है ना लकड़ी के हट बने हुए थे छोटे से, तो मैंने उनसे जाके मैंने हट लिया। तो हट तो मुझे मिल गया, लेकिन अब रात को वहाँ ठंड हो गई, तो मैंने जाकर कहा यार मुझे ठंड लग रही है तो मुझे कुछ और दे। तो उसने कहा नहीं एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैंने कहा एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास और है, मेरा है ही नहीं, जो मैंने तुम्हें दे दिया मैंने। उसने कहा एक्स्ट्रा पैसा नहीं फिर मेरे पास, और स्लीपिंग बैग भी नहीं, रज़ाई भी नहीं है मेरे पास। फिर उसी में जो मेरे पास स्लीपिंग बैग था, पता लगा उसी में रात जो है ना काम काम पे गुजारी थी। और फिर उसके बाद मैं उधर गया था खुंजराब। तो वहाँ पर भी हमारा जो है ना एक आध दफ़ा पे जो है हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था बाइक के, फिर मुझे वापस आना पड़ा वैगन में बैठ के, वैन में गाड़ी उसके पीछे बैठ के लटक के जो है, फिर मैं वापस गिलगित आया, वहाँ से मैंने पेट्रोल लिया, फिर वापस गया था मैं खुंजराब। सोच से कुछ पहले वहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो वो भी एक मेमोरीज़ हैं कि मैं उस टाइम वहाँ बैठा हुआ था। आपको पता है कि 18-19 साल का जो लड़का पीछे बैठा हुआ है वैन में, सुना है कि जो है ना नॉर्थ या और भी कि वहाँ पे अगवा होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं वैन बैठा हूँ, मैंने कहा अपने आप को थका हुआ था, तो आंखें खोल के मैं ऐसे बैठा, भाई तूने जो है ना सोना नहीं है, भाई तूने वैन में पहुँच जा वापस। तो लेकिन हमारा नॉर्थ में पता है कितना अच्छा नॉर्थ है हमारा, लोग वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, तो सब वहाँ हेल्पफुल थे, बहुत मज़ा वहाँ पे उस टाइम आया था। तो वहाँ से क्योंकि कीड़ा वहाँ से था। अच्छा, फिर उसके बाद भी जो है शुरू से नहीं शौक है कि यार मैंने ट्रैवल करना है, हाँ एडवेंचर ट्रैवल करना है। बिल्कुल। एक कुछ लोग होते हैं ना वो लेजर ट्रैवल के शौकीन होते नहीं हैं, नहीं नहीं वो लेकिन लेजर, आपका एडवेंचर ट्रैवल का शौक है हाँ शुरू से। लेजर के लिए तो ये होता है ना कि आपके पास पैसे हों तो फिर उसमें, लेकिन हमारे पास जो है हम मिडिल फैमिली लिमिटेड से थे। रिसोर्सेज में आपने बिल्कुल जगह भी देख ली और एंजॉय भी किया उसका। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि पैसे हों भी आपके पास, फिर भी शायद एडवेंचर ट्रैवल में मुझे तो ज्यादा मजा आता वो उसमें क्योंकि आपको जो होता है ना कि जो आपके पास स्पॉन्टेनियस जो चीज़ें हो रही है। हैं, तो या उसका अपना मज़ा, आपने उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम सॉल्व को, करना है, आपने वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है उस माहौल के अंदर, एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दैट इज अ डिफरेंट। उसी में आपको लर्निंग मिलती है, उसी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, मेरा ये ख्याल है बिल्कुल। पर्सनली। ये तो आपने शुरू का बताया ना कि जी आप जी। ट्रैवल आपने स्टार्ट किया उस वक्त से दिल था, लेकिन दुनिया देखने का आपका जो आइडिया था वो कब स्पार्क हुआ? आई थिंक वो जब मैंने आपको बताया कि 2021 में जब मैं उधर बैठा हुआ जर्मनी में, तो वहाँ से जो है ना मैंने कि यार हम निकले हैं बाहर। उस टाइम तक हमारा पासपोर्ट भी चेंज हो गया था, ठीक। और पासपोर्ट चेंज अब क्या होता है कि अब जो है ना हमारा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, वी कैन गो। अच्छा, यानी आप 2002 में गए बाहर हाँ जी, और पासपोर्ट आपको मिला 23 पासपोर्ट जाके में? मुझे मिला 2021 में। अच्छा, इतने 20 साल गुजारने के बाद। क्योंकि उस समय 2 साल पहले मैं रहा सऊदीया में, तो वो तो हाँ, काउंट नहीं करेंगे। वो तो नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रिया गया 2004 में, जी। और पहले एजुकेशन, फिर उसके बाद वो सारा प्रोसेस जो है हमने उसको सारा लीगली फॉलो किया। हाँ। तो उसमें जो उसका प्रोसेस था वही फॉलो किया, तो उसमें टाइम लग गया कभी। तो ऐसे जो है 2021 में जो है जनवरी 2021 में मुझे पासपोर्ट मिला, और 22 आई थिंक 22 में या 23 में ये फिर मैं निकल पड़ा था। 22 जो था। लोग जो जेनजी, आप मैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से उनको भी ये मतलब हम मैसेज दे देते हैं कि भाई जो बाहर अपने करियर को परसू करना चाहता है उसको पूरा एक ट्रेल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, उसको प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा, और लीगल तरीके से आप लोग इस चीज को देखें। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। टंकी लगा लें, उस एजेंट को पैसे दें, उस एजेंट को पैसे दें। आपने भी कुछ ऐसा किया था किसी नहीं एजेंट को? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं। एजेंट को पैसा मैंने वो नहीं दिया था कि इलीगल के लिए। हाँ, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब सऊदीया, क्योंकि उस टाइम जो है ना लोग सऊदी आते तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि इतने का वीज़ा मिल जाएगा, इतने का वीज़ा हाँ, मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली। मुझे वीज़ा मिला था आमिल ज़राई का। अब आमिल ज़राई जो है वो यानी जो खेती बाड़ी करता है, उसका हमें क्या पता खेती बाड़ी में वहाँ पे क्या हमें अलाउ है क्या अलाउ नहीं। हम तो यहाँ पे जो है ना गए, हमें इंग्लिश आती है और उसका लॉ किया हुआ, तो वहाँ पे हम गए। हमारे ख्याल मैं वहाँ जाके IT में काम करूँगा। मेरा वीज़ा था रियाज के किसी गाँव का, और मुझे ये नहीं पता था कि अब आमिल ज़राई के वीज़े पे उस ज़माने में, अब तक पता नहीं क्या चक्कर है कि मैं रियाज के उस केस में बाहर भी नहीं जा सकता। तो लेकिन हमें उस चीज़ से पता नहीं था। मैं फिर वहाँ से मदीना आ गया, रियाज मेरा दिल नहीं लगा, मदीना में आ गया। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा था, जब मैं अपने वीज़े के लिए प्रोसेस कर रहा था, तो मैं रात को फिर रहा था ना उसमें इंटरव्यूज़ देने के लिए।
तो मैंने अपना पहना हुआ कोट पैंट और मैं जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, शाम के वक्त वहाँ पे खड़े हुए थे पुलिस वाले शुरते। उन्होंने कहा कि आपका इकामत दिखाया, मैंने कहा आमिर सर और तो इंग्लिश बोल रहा है। मैंने उसने देखा, उसने उस टाइम तो जाने दिया उसने तो उसका वो पता नहीं था, लेकिन वो इलीगल तो वो भी नहीं था, यानी कि इलीगल से आप कहना कि डंकी लगाना, और वो तो खैर वैसे भी जो है बहुत रिस्की है उसमें। कितनी आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग उसमें मारे जाते हैं और कितने लोग वहाँ पे, क्योंकि अब वो चीज़ जो है वो नहीं है कि जो 70s 80s में होती थी। 70s 80s में यूरोप में जो है डिमांड थी लेबर की, अब वो नहीं रही। अब उसमें जो आपका जो है यूरोप में जिन्हें वो खुल गया है, आसपास के जो ईस्टर्न यूरोप से लोग आते हैं वो इसीलिए वहाँ पे अवेलेबल हैं। सही। तो इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों के अभी जहाँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि डंके लगा के, लेकिन वो उसमें लाइफ नहीं बनती, वो लाइफ ख़राब होती है उसमें। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए, अगर जाना हो तो। बिल्कुल ठीक बात है। अरशद भाई ये बताएं कि यूरोप से लेके अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान तक ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, इसमें सर्वाइवल भी था, तो ये आप कैसे कर पाए? मतलब समझ नहीं आई कुछ, थोड़ा सा ना इसको ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था ये? स्टार्टिंग में इसका ये था कि ये 2022-2021 की बात है, दिसंबर का उसका जो महीना था, क्रिसमस का टाइम था, और मैं उसमें बैठा जर्मनी बैठा था म्यूनिख में अपने दोस्तों के घर। तो वहीं पे जो है आपस में बातें कर रहे थे, तो वहाँ से उसमें जो एक शायद आप जानते होंगे इच्ची बूट्स है, नूर अली, तो उसको मैं पहले उसको फॉलो कर रहा था। उस टाइम उसने अपना सफ़र शुरू किया था इंडिया में। तो वहीं पे हम बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो वहीं से जाना हमारे दिन में कि अगर वो कर रही है तो भी करते हैं। सही। तो उस टाइम मेरे पास यूरोपियन जो है मोटर बाइक लाइसेंस मेरे पास उस टाइम नहीं था, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान लाइसेंस था। अच्छा। यूरोपियन मेरे पास उस टाइम नहीं था। तो खैर मैं वापस आया ऑस्ट्रिया, आके अपना जो है लाइसेंस, उसकी एक अलग कहानी है, मैंने उसको किया और उसके बाद बाइक लिया। और फिर उसके बाद मेरा प्लान जो है ये था कि आना पाकिस्तान है, लेकिन जो उसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रूट है, यूरोप से आप आते हैं टर्की, सर्बिया, टर्की, ईरान और फिर पाकिस्तान, वो बहुत सारे लोगों ने पहले किया हुआ था, चाहे वो कुछ पाकिस्तानी जो है उसमें भी थे, उससे पहले कुछ और जो है गोरे भी उसमें थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा सा सब कुछ है ना थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं एक तरह लंबा टूर लेता हूँ। फिर मैंने उसके लिए मैंने रशियन ज़बान सीखी। अच्छा। और मैं फिर ऑस्ट्रिया से मैं रशिया गया, फिर रशिया मैंने क्रॉस किया, मंगोलिया की तरफ आया, मंगोलिया से फिर मैं सेंट्रल एशिया में आया, और फिर उसके बाद जो है ना अफ़गानिस्तान। मैंने कहा अफ़गानिस्तान उस टाइम ये था कि जो है वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपना कंट्री है, हम सब आपस में भाई। पाकिस्तान में यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था उस टाइम। अफ़गानिस्तान में तालिबान भी आ गए हुए थे, तो मैंने कहा नाउ इट्स ईजी। तो मैं फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से आया, तो उसका फिर वीज़ा मुझे जो है वो ऑस्ट्रिया से नहीं मिल पाया उसका वीज़ा। वहाँ से वो तालिबान उस टाइम वो उसको जो अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी थी ऑस्ट्रिया में, उसको उस टाइम वो नहीं मान रहे थे। फिर मैं दुबई गया उसका वीज़ा लेने के लिए, दुबई से मैंने वीज़ा लिया, फिर वापस आया, फिर मैं अफ़गानिस्तान में एंटर हुआ, और वहाँ से फिर जो है ना आके और आपको पता ही है कि पाकिस्तान, फिर इसके बाद वही चला फिर। अच्छा जी, हर जर्नी के पीछे ना एक पर्सनल कहानी भी होती है। आपकी फैमिली जो है वो आपकी इस तरह की रिस्की जर्नीज को कैसे देखती है? अच्छा, मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे थे। अच्छा। करते थे, आखिर तक उन्होंने सपोर्ट किया, और वो जो है ना ही वॉज काइंड ऑफ प्राउड ऑफ मी कि मैं उनकी जो है लेगेसी को, अब्बू मेरे जो है वो भी स्पोर्ट्स में थे। अच्छा। और वो भी, उनको भी ट्रैवल का शौक था। उनके साथ जो है अब्बू मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी जो है ना उसमें। बाकी जो थे मेरे भाई, अम्मी जो है वो थोड़ी सी जो है ना पेसिमिस्टिक है, वो कह रहे हैं क्यों करते हो ये तो वो, लेकिन जो भाई और थे तो, और उसके बाद जो दोस्त वगैरह हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार तू ये कर रहा है तो ऐसे करेगा तो क्या। दैट गेव मी मोटिवेशन कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट दैट दे कैन नॉट डू, और मे बी दे कैन डू बट दे आर स्केयर्ड ऑफ। तो उससे जो है ना थोड़ी सी और मोटिवेशन मिली, स्पेशली जो अब्बू, मैंने बताया कि अब्बू जो है वो उनको मेरे साथ में वो करते थे, तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। क्या मोटिवेटेड रहे और आपने कहा आई विल डू इट। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, घर से दूर रहना पड़ता है आपको ट्रैवल में, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगती है? सबसे मुश्किल चीज़ घर से दूर रहने का जो मुझे फील हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये था आई थिंक 2007-8 में। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे जो लाल मस्जिद इस्लामाबाद में जो ऑपरेशन हुआ था, और वहाँ पे एक मेरे कमांडो दोस्त थे, मेरे बचपन के दोस्त थे, सलमान फ़ारूक लोधी शहीद, कैप्टन सलमान फ़ारूक लोधी।
तो उनकी वहाँ शहादत हुई थी उस टाइम, तो मुझे पता लगा कि वो शहीद हो गया और मैं उस टाइम वियना में था। इट वाज़ आई थिंक 2008 2009 और मैं चाहता था क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है, यानी हमने प्राइमरी हमने जो है फ्रॉम किंडरगार्टन until FSC we were together, हमारा घर एक ही था। तो घर जो उसकी फैमिली हमारी फैमिली का घर हमारा एक ही था, तो वहाँ पे जो है मैं इमोशनल हो गया था। आई क्राइड अ लॉट और मैंने कहा कि मैं अब जाता हूँ पाकिस्तान और मैं जाके उसके लेकर उसके अब्बू ने कहा कि तुम यहाँ पे अगर आप भी जाओगे तुम उसको तो वापस नहीं लेके आओगे। तो मेरे भाई वहाँ पे थे और सब लोग वहाँ पे गए थे। दैट इज स्टिल फॉर मी एन इमोशनल मोमेंट कि एक वो बंदा कि जो मेरा एक बहुत अच्छा, अभी भी मैं उसका सोच के इमोशनल हो गया हूँ। तो वो मेरे मुश्किल था, लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद कोई ऐसी मुश्किलात जो हैं वो यहाँ पे यानी बाकी छोटी मोटी जो आती रहती हैं, तो बाकी ऐसा कैसा फील नहीं हुआ कि परदेश में रह के मुश्किल आना सिवाय इसके। अच्छा, मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं कि आप ऑब्वियसली फैमिली के साथ फिर यह है कि ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है, या बच्चों के साथ वाइफ ज़्यादातर लोगों की जो होती हैं वो कहती हैं कि भैया आप ना इतना इस तरह का ट्रैवल करें, तो फिर उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? वो मुश्किल एक पार्ट था, स्पेशली बच्चे जो हैं, बच्चे उस टाइम छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन उस टाइम जब बच्चे और भी छोटे थे तो उनको जो उनके साथ, लेकिन मेरे पास एक पर्पस था कि मैंने वे करना है। और फिर मेरे का टाइम स्पैन था मेरे पास 3 to 4 मंथ्स है, 3 to 4 मंथ्स में, तो उनको मैं ऐसे उनको जो है ना वो करता था कि मैं अभी आ जाऊँगा वापस, आई एम नॉट गोइंग फॉरएवर, आई विल बी बैक। तो लेकिन बच्चे जो है ना वो कॉल करते थे कि पापा कहाँ पर हैं ये, तो लेकिन साथ में अगर आपकी जो है फैमिली सपोर्टिव है then you can do this, but then there are something that's out of control, तो फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ, लेकिन that was it कि उनको जो है ना साथ में उनको मोटिवेट रखता था मैं बच्चों को भी कि भाई इट्स फॉर अ पर्पस, और पर्पस जो है जब वो हो फिर वापस आ जाता हूँ। दैट्स इट। फैमिली की सपोर्ट ज़रूरी चाहिए होती है आपको, अगर ना सपोर्ट हो तो यू कैन नॉट डू इट। सोलो ट्रैवल में लोनलीनेस या फ्रीडम क्या ज़्यादा फील होता है, क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? आई डोंट फील लोनली एट एनी टाइम बिकॉज जब भी नहीं, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल पे होते हैं और जब आप रोड पे होते हैं, पीपल दे फॉलो यू, लोग आप आ जाते हैं आपके सामने, कहते हैं कि यहाँ रुको। स्पेशली ईरान, जब मैं ईरान में था, लोग वहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी पे और वहाँ रुक के अपने सैंडविच बना के मुझे कहा ये आप सैंडविच खा लो, या आपको सेब दे रहे हैं। सेम थिंग एवरीवेयर, रशिया में। तो लोनली तो मैं नहीं कहूँगा। फ्रीडम, यस, there is freedom, you can go wherever you want, you can do whatever you want, you can stop, you can go, आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहना चाहें कर सकते हैं। उसके अपने फिर आगे चैलेंजेस हैं, दिस इज डिफरेंट थिंग, लेकिन फ्रीडम आई वुड से, बट नॉट लोनलीनेस। ज़बरदस्त। ट्रैवल के दौरान कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट जब आप यानी ब्रेक हो गए हो, जहाँ पे आपका दिल टूट गया हो? दिल टूटना कोई ऐसे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन हो जाता है, या कोई बंदा कोई इस तरह का बिहेव कर देता है, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ? एज सच मेरे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ ब्रेक हो गया हूँ, या नहीं, मुझे उल्टा जो है मोटिवेशन ही मिली है मुझे। ब्रेक, आई डोंट थिंक एनीथिंग दैट काइंड ऑफ हैपन। चैलेंजेस थे, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में जो है ना, उसमें फिर मैं उसमें लगता था कि मैं इसे कैसे ओवरकम करना है। लाइक मैं जैसे ताजिकिस्तान में था, वहाँ मेरा सस्पेंशन टूट गया, शॉक टूट गया मेरा, और फिर अफ़गानिस्तान में शॉक टूट गया, लेकिन वो और चीज़ है। ब्रेक, आई डोंट थिंक एनीथिंग हैपन लाइक दिस। मेरा ख्याल है आपकी माइंडसेट इस तरह का है कि आप यू आर बोर्न फॉर चैलेंजेस, आई गेस। आप कह सकते हैं। उसमें उसको एंजॉय करते हैं आप, जी। यार कोई चीज़ आई है तो। स्पेशली मैंने आपका जो वो जर्नी देखा ना पामीर हाईवे पे, ओ दैट वाज रियली चैलेंजिंग। बाइक ने आपका साथ नहीं दिया, सस्पेंशन आपकी ख़राब हो गई। मैं व्लॉग का लिंक डालूंगा, आप चेकआउट कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार है वो। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो आपकी एक कोर जर्नी थी, बिग जर्नी, जिससे आपका यूट्यूब का करियर शुरू हुआ, जिसमें यूरोप से पाकिस्तान तक की राइड थी, तो इसमें सबसे टफ कंट्री कौन सी थी? थोड़ा सा रूट मुझे बताएं, आप जब निकले अपने वियना से। तो वियना से मैं निकला, मैं गया स्लोवाकिया, वहाँ से चेक रिपब्लिक से वहाँ से पोलैंड से फिर मैं बेलारूस। पहले तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने इसकी प्रेपरेशन जो है उसमें क्या क्या किया? एक तो आपने बाइक खरीदी होगी डेफिनेटली, और फिर उसके बाद आप बता रहे थे कोई लैंग्वेज आपने सीखी। जी।
वो कैसे लर्न किया आपने, यूट्यूब से या वो कोर्सेज नहीं, किए? मैंने तो कोर्सेज लिए थे लैंग्वेज, क्योंकि मुझे पता था कि फ्रॉम रशिया हम्म, अनटिल अफगानिस्तान, ये पूरा जो सेंट्रल एशिया, वहाँ पे रशियन चलनी है। ठीक। तो वहाँ पर रशियन के बगैर जाना गुजारा नहीं होगा। तो हम्म, उसके पे मैंने तकरीबन आई थिंक 4 से 5 महीने हम्म, सफ़र करने से पहले मैंने रशियन की क्लासेस ली थी। हम्म, 2 उसके मैंने कोर्सेज किए थे रशियन के, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस मैंने क्लासेस ली थी। क्योंकि जो रशियन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफरेंट हैं टू रीड एंड टू स्पीक, टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। हम्म, तो मैंने वो किया था। उस तरह जो है सारा मैं रूट अपना प्लान कर रहा था, क्योंकि उस समय मैंने उसको ज़रा प्लान किया, उसको मैंने पूरे उसको किया था, मैंने डिटेल में प्लान किया था उसको, हम्म, कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ मैं रात गुजारनी है। उसको मैंने उसको बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं ऑफिस से बैठा होता था, हम्म, इतना काम ऑफिस में नहीं होता था। हम्म, तो मैं साथ अपना टूर प्लान करता रहता था, और साथ में बाकी जो है हेलमेट और चीज़ें बाकी जो हैं, और फिर उसके हम जो फाइनेंस भी था वो भी थोड़ा सा हम्म, लिमिटेड था, और उसी में जो है मैंने अपनी सारी वो चीज़ें करनी थी, हम्म, क्योंकि स्पॉन्सर तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो था। और फिर वहाँ से जो है रशियन सीखने के बाद जब मैं रशिया पहुँचा, या बल्कि जहाँ मैं वहाँ पहुँचा बेलारूस, वहाँ से क्योंकि मैं डेली रशियन बोल रहा था, सुन रहा था, फिर वो हम्म, थोड़ी सी और पॉलिश होती गई। हम्म, और फिर उसमें जो है आगे फिर आसानी आती गई। यानी इतना हो गया था कि मैं अपने आप को जाने कुछ चीज़ें ले सकूँ, अपना अपना जो है मतलब उनको समझा सकूँ। कम्युनिकेट कर लेते थे आप, यानी खाना बिल्कुल, पीना कोई बिल्कुल। मेडिकल कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह है सारा तो मैं उसको सॉल्व कर लेता था। सॉल्व कर लेते थे, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो इसमें यानी इससे पहले तो आपने कभी बाइक ट्रैवल नहीं किया ना, ओवरलैंड? नहीं, ये आपका बिल्कुल। फर्स्ट बाइक ट्रैवल था ये मेरा फर्स्ट बाइक जिसमें आपने ट्रैवल था। ओवरलैंडिंग की? बिल्कुल, इससे मैंने तकरीबन कोई 30,000 किलोमीटर किया था, हम्म। ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान, और वो भी मैं इस मंगोलिया की तो तरफ फिर से, कैसे रशिया की रिसर्च तरफ की, से। यानी किसी को फॉलो किया आपने, या किस तरीके से आपने प्लान किया अपना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, गियर कौन सा लेना चाहिए? फॉलो मैंने किसी को इसमें नहीं किया था, क्योंकि इस रूट से कोई पाकिस्तानी पहला नहीं गया था। अच्छा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है, वहाँ पे हमारे जो इब्रार भाई हैं, आई थिंक वो वहाँ से आए थे पहले, मेरे से पहले जो है जर्मनी से सर्बिया, वहाँ से टर्की, टर्की से ईरान, फिर पाकिस्तान, वो उसके बाद एक तो और जो हैं दोस्त, वो वहाँ से आए हुए थे। और उसके बाद यूके से कुछ लोग हैं कि जो उन्होंने किया, लेकिन इस रूट से जो है ना कोई पाकिस्तान एटलीस्ट मेरी नज़र उस टाइम जो है वो नहीं गुजरा था। तो मैंने फिर मैप्स खोला, गूगल मैप्स खोला, मैंने कहा और कौन कौन से ऑप्शन है कि मैं कहाँ से जा सकता हूँ। तो दिस रूट साउंडेड इंटरेस्टिंग टू मी, कि मैं यहाँ से, सेंट्रल एशिया ऑलवेज अपीलिंग टू मी, क्योंकि उससे पहले जब मैं 2021 में गया था अफगानिस्तान, और मैं फिर उस टाइम गया था उज़्बेकिस्तान। सो उज़्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा, मैंने वो देखा था। तो होल जो था सेंट्रल एशिया, इट वाज अपीलिंग एंड लेकिन इंटरेस्टिंग। उस वक्त बाइक पे नहीं आप गए थे? नहीं, नहीं, हाँ, वो 2021 में इधर अफगानिस्तान, और उसमें वो फ्लाइट पे गया था। ठीक। तो फिर मैंने कहा यार ये जो रूट है इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो ये वाला रूट से जो है जब ऑस्ट्रिया से टर्की है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट रूट है, वो शॉर्ट रूट है। तो मैं ज़रा यहाँ से जाता हूँ, इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैंने वो रूट लिया अरे मैप मंगोलिया के तो बड़ा ऊपर। टफ बीच में रूट आ रहा था, जो रशिया का जो सारा रूट था वो जी, टफ था। तो मतलब आपका फर्स्ट सोलो ट्रेवल था बाइक पे, आपने मतलब मुश्किल रूट ले मैंने कहा लेट्स गो इट, लिया। लेट्स डू इट। नहीं अर्शद भाई, ये तो ठीक है आपने जो फर्स्ट टूर प्लान किया। मैं असल में थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नए लोग इसको प्लान कर रहे हैं उनको भी ये चैलेंजेस होते हैं कि हमें कौन सा गियर लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, और रफली उसकी क्या कॉस्ट आई होगी, थोड़ा सा उसका भी हमें बताएं। गियर का, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवल था, मैंने उसके ऊपर पहले कोई रिसर्च ऐसे मैंने पहले नहीं किया हुआ था। उसके ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, गूगल किया, स्पेशली उसके है ना यूट्यूब वीडियोस देखी, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होनी साथ में होनी चाहिए। राइट। आपके उसमें जो है ना लगेज केसेस आपके हैं, सॉफ्ट लगेज है, हार्ड लगेज है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो और आपको सेफ्टी गियर है वो है। उन चीज़ों को देख के वो जो है वो रिसर्च की। अब फिर विद इन बजट जो है वो चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि इतने पहला पहला मेरा ट्रैवल था, और उसमें जो है फिर हमने उसको उस हिसाब से मैंने उसको देखा। तो आई थिंक मेरा लगेज के ऊपर जो मेरा आया था, यानी सारा जो मेरा गियर था विद साइड केसेस और सेफ्टी गियर, हाँ, आई थिंक उसके ऊपर लगे थे कोई 2-1 हज़ार यूरो। ठीक। टोटल जो है हेलमेट, उसमें आपका हेलमेट है, नेक ब्रेस है, आपका शूज़ हैं, आपका राइडिंग गियर है, फिर आपका साइड केसेस हैं, फिर उसके अंदर आपके जो एडिशनल आपकी जो टूल किट है वो है, साथ में आपके एडिशनल आपके ट्यूब्स हैं, और फिर आपने साथ में एडिशनल अपने जो आपके होते हैं फ़िल्टर रखने होते हैं, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर चीज़ें वो, और उसके साथ आपने
प्लान किया कि कहाँ पे जाके मैंने जो है ना सर्विस करवानी है, करनी है। उस तरीके से मैंने देखा कि कितने मुझे चाहिए होंगे, फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, मैंने वो साथ में रखे। तो उसके ऊपर तकरीबन जो है 2-1 हज़ार यूरो मेरा उसके ऊपर था। इसमें आपने कोई अपना कैंप वगैरह भी लिया, टेंट? कैंप मैं शुरू में काफ़ी मोटिवेटेड था कि मैं रास्ते में कैंप भी करूँगा, स्पेशली रशिया में या हाँ, मंगोलिया में। मंगोलिया में। लेकिन सारा दिन, एक तो मेरी हाइट जो है थोड़ी-सी ज़्यादा है, जी हाँ। तो 2% टेंट जो कितनी है हाइट है आपकी? मेरी है 6'3", माशाल्लाह। 193। तो उसमें जाना 2% टेंट वो जब मुझे छोटा पड़ता है, हुँ, और 3% टेंट थोड़ा-सा बड़ा और हैवी हो जाता है वो। हुँ। खैर मैंने 2% टेंट मैंने साथ में रखा हुआ था, लेकिन जब तक मैं मंगोलिया पहुँचा वहाँ तक जो है ना उसका मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा। उसकी वजह एक ये भी थी कि पहले दिन जब मैं निकला ऑस्ट्रिया से, क्योंकि पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था, पहले दिन ही उसका जो मैंने जो था स्लीपिंग बैग हुँ। वो रखा हुआ था मैंने ऊपर साइड केस के ऊपर, तो हवा से वो स्लीपिंग बैग जो है ना वहाँ से फिसल के पीछे की तरफ आया, और वो जहाँ पे साइलेंसर उसके सामने आ गया। हुँ। अब साइलेंसर के सामने अगर खड़ा हो तो वहाँ से हीट की वजह से सारा पिघल गया। जब मैंने पहली ब्रेक ली 2 घंटे के बाद देखा तो पीछे उसके वहाँ से धुआँ निकले हैं, तो मैंने उसको वहीं फेंक दिया। अब मेरे स्लीपिंग बैग मेरे पास अब नहीं था, सही। तो अब वो नहीं था मेरे पास, फिर आगे स्लीपिंग करने के लिए कुछ और भी मेरे पास जो है वो नहीं हो सकता था। तो खैर मैंने उसको साथ लिए रखा, मैंने कहा शायद रास्ते में कुछ और ले लूँगा मैं। लेकिन मंगोलिया पहुँचा तो वहाँ तक जो है उसको मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ मैं हॉस्टल में वहाँ पे रहता था। हुँ, हुँ। तो फिर मंगोलिया में मैंने कहा यार मेरे पास 3-4 किलो मेरे पास एक्स्ट्रा वेट है, तो इसको मैं क्या करूँ, क्योंकि मंगोलिया में जो है वहाँ पे कैंपिंग का वहाँ पे जो है क्रेज़ है, वहाँ पे लोग करते हैं कैंपिंग। हुँ। तो मैं कहीं पे रुका था अपने लंच ब्रेक करने के लिए, वहाँ पे एक और फैमिली बैठी हुई, उससे मैंने कहा कि मेरे पास ये चीज़ क्या तुम्हें चाहिए? उसने कहा ठीक है मैं दे, तो मैं फिर उनको वहाँ बेच दिया था मैंने वो। अच्छा, अच्छा। आपने सेल कर दिया। $100 में मैंने राइट। वहाँ बेच दिया था। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उसके बाद नहीं फिर आपने कैंप लिया? उसके बाद मैंने कैंप नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि सारा दिन जब आप 12-13 घंटे जब आप दिन में राइड करते हैं, शाम को फिर पहले आप कैंपिंग की एक जगह ढूँढना, फिर वहाँ कैंप करना, फिर वहाँ पे आप जो है अगर आपकी नींद अच्छी ना आए दिन में, हुँ। तो अगला दिन फिर ख़राब हो जाता है, स्पेशली जो है मैं अपनी बात करता हूँ तो। हुँ, हुँ। तो फिर कैंपिंग की तरफ जो है मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन अब जो मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप, उसमें क्योंकि मैंने ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिव करना है अपने आप को, तो उसमें सोच रहा हूँ कि मैं कैंपिंग करूँ। अच्छा, मैं एज़ अ व्यूअर और आपका जो फ़ैन के हिसाब से मैं अपना आपको फ़ीडबैक ज़रूर देना चाहूँगा कि वी लव टू वॉच यू कैंपिंग या वी लव टू वॉच द ट्रैवलर्स कैंपिंग इन वाइल्ड। ओके। तो आप कुछ थोड़ा-सा कंटेंट हमें अपनी एपिसोड्स में ना पर्पसली हुँ, हुँ। कभी कैंपिंग का भी दिखाएँ, वाइल्ड कैंपिंग हो, कैंप सेटअप हो रहा है, थोड़ी कुकिंग हो रही है, तो वी आई एट लीस्ट आई लव इट। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद करते बिल्कुल, ऐसा हैं, है। बाइक के शॉट्स और वो चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं। ऐसा है, लेकिन मुझे मैंने पता कि 12-13 घंटे के, और स्पेशली अगर मौसम अगर गर्म है, जी। जो कि सेंट्रल एशिया में था, हाँ। 40-45 डिग्रीज़ में आप राइड कर रहे हैं आप, और सारा दिन आप एग्ज़ॉस्टेड हैं, जी, आप जी। पसीने की वजह से आप शाम को 5-6 बजे तक आपको जो है ना कुछ नहीं होता कि मैं सही होता है कि कुछ मिले तो मैं और सो जाए, जाऊँ, हाँ, साथ में सोचिए कूलिंग भी हो। हाँ, और कैंपिंग में आपको कूलिंग तो रात को जाके मिलेगी हाँ। 9-10 बजे के बाद। और अगला अगर आपने अगले दिन ट्रैवल करना है तो फिर अगर नींद पूरी ना हो तो आप तो नहीं फिर कर उसमें मुश्किल हो जाती है। व्हेनेवर द कंडीशंस आर फेवरेबल, जैसे अब आगे नेक्स्ट ट्रैवल आप जब भी करेंगे और उसमें आपको अच्छा वेदर मिल जाता है या कोई, तो आप थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को आई वुड सजेस्ट, मतलब दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, कि अच्छा कंटेंट लगता है वो। मेरा उसमें भी यही प्लान है कि जो मेरा नेक्स्ट ट्रिप जो जी। मेरा है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। उसमें मैं कैंपिंग को आई थिंक हाँ। मैं ज़्यादा करूँगा, क्योंकि एक मेरा उसमें कॉस्ट फैक्टर मेरा उसमें। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ जाएगी उसमें, हाँ, और मेरा ख्याल ये है कि आपके व्यूअर्स को भी शायद पसंद आएगा। वो तो आपको 1-2 एपिसोड्स में पता चल जाएगा। बिल्कुल। जब आप कैंप करेंगे ना, तो आपके व्यूअर्स आपको फीडबैक दे या देंगे तो देखेंगे कि उसको लेक इंशाल्लाह। साइड पे आप कर रहे हैं या किसी फॉरेस्ट में कर रहे हैं, किसी कैंपिंग साइट्स भी बाहर तो मिल जाती जी, हैं जी। अच्छी, हुँ, हुँ। जो कि पाकिस्तान में इस तरह से इतनी कमर्शियलाइज़ नहीं है। यूरोप में जो है ना स्पेशली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यानी जी, जो ये वाला पार्ट है, वहाँ पे वाइल्ड कैंपिंग अलाउड वैसे भी नहीं है। ठीक। तो वहाँ पे उनके जो है ना स्पेसिफिक कैंपिंग एरियाज़ साइट्स हैं। बने हुए हैं, जी, हाँ। वहाँ पे जाके आप उसको रेंट आउट करते हैं जी। और वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। तो मैं हुँ, देखूँगा कि अगर इस दफ़ा जो है मैं उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँगा। बिल्कुल ठीक। अफ़गानिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, मतलब रियलिटी वर्सेस परसेप्शन? अफ़गानिस्तान का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा, और शॉकिंग भी मेरे लिए था। अच्छा। अच्छा इन द सेंस कि जहाँ पर भी गया, जहाँ पर भी मुझे लोगों ने देखा कि बिकॉज़ जब मैं वहाँ पे एंटर हो रहा था तो आई वाज़ फीलिंग दैट आई एम गोइंग होम। हुँ। जब मैं
ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा मैं वहाँ उनसे उर्दू में बातें कर रहा हूँ। सो आई वाज लाइक कि मैं उनसे जो है ना अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। उर्दू समझते हैं वहाँ पे? काफ़ी लोग वहाँ उर्दू समझते हैं क्योंकि ठीक। जो लोग वहाँ पे, क्योंकि जो मेजॉरिटी वहाँ पे उर्दू समझती है। ठीक। अच्छा, मैं जब बॉर्डर क्रॉस करके मैं पहले उसके शहर में गया, इधर बॉर्डर के पास के शहर में से मैं वहाँ पे था, क्रॉस एक्सचेंज करवा रहा था मैं। तो जो जो पहला शॉक मुझे लगा वहाँ पे कि मैं वहाँ बाज़ार में खड़ा था, लोग मेरे आस-पास जमा हो गए और एक लड़का वहाँ पे जो था उनको लगा पता कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ अपने आप को नहीं शो कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे आई थॉट कि वो जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि मैं पाकिस्तान से, उसने कहा कि अगर मेरा बस चले, मेरा दिल करता मैं तुम्हें यहाँ पे कत्ल कर दूँ। अच्छा। आई वाज़ लाइक भाई तू मुझे क्यों मारेगा यहाँ पे? हाँ, मैंने हाँ, तेरा क्या हाँ, बिगाड़ दिया? हाँ, हाँ। सो दैट वाज़ द फर्स्ट शॉक मोमेंट कि भाई देयर इज़ समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स। तो वो था। फिर मैं आगे तरफ, अब आगे सारा अच्छा गया। आपने ये चीज़ डॉक्यूमेंट में ख्याल है अपने व्लॉग्स उस में नहीं टाइम, की? हाँ, उस टाइम कैमरा मैंने कैमरा कैमरा ऑन ऑन नहीं नहीं था, था। कैमरा नहीं चल रहा था मेरा, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था। हाँ। तो लेकिन अगर आप वो मेरी वो वाली वीडियो देखें जहाँ पे मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग किया ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान में, और वहाँ जब मैं गया हूँ अपना करेंसी एक्सचेंज करवाई उसी बाज़ार में जहाँ मैं करेंसी एक्सचेंज कर रहा था, मैं बाहर आया हूँ करेंसी लेके, तो वहीं पे जो है ना वो बच्चा, अच्छा नौजवान सा था, हाँ। कहता कि मेरा बच्चे मैं तुम्हें मार दूँ, तुम्हें कता कर दूँ। मैंने कहा यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों, उसके मैंने ऐसे हाथ मेरा निकला। तो फिर मैं आगे गया, आगे बहुत अच्छे लोगों ने देखा कि पाकिस्तान, उर्दू मेरे से बहुत खुश थे, यानी तालिबान थे वो भी, यानी तो मैं सारा वहाँ पे। फिर मैं गया गज़नी, काबुल से मैं गज़नी गया, वहाँ से मैं जा रहा था कंधार की तरफ, तो गज़नी में जा रहा था, वहाँ बारिश वगैरह हो गई काफ़ी, वहाँ फ्लड आ गया, तो वापस आ गया काबुल की तरफ। जब मैं काबुल की तरफ वापस आया तो काबुल के एंट्री पे उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका तालिबान ने, और जब उन्होंने अगेन आई वाज लाइक टॉकिंग टू देम इन उर्दू एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साइड पे आ जाओ। फिर वो लोग मुझे लेके गए, और वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके कुछ क्लिप्स हैं उसके, लेकिन कुछ और जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर मुझे वो साइड में लेके गए, फिर मुझे वहाँ बिठाया ऑफिस में। फिर मुझे वो अपने एक हिडन, उनको जो था चेक पोस्ट, उनको इसे कहते हैं कि सेंटर था इंटरोगेशन का, फिर वहाँ पे लेके गए। वो फिर वो कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये वो, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे क्यों इतना कर, कहता है कि हमारे सबसे जो बड़ा दुश्मन हमारे वो पाकिस्तान है। अच्छा। दैट वाज सेकंड शॉक फॉर मी कि भाई पाकिस्तान का दुश्मन क्यों आपकी बनेगा। परसेप्शन ये नहीं थी जब आप मेरी वो एंटर नहीं हो थी रहे थे, परसेप्शन, यू वर फीलिंग लाइक होम। आई एम गोइंग होम, या यस, लेकिन वो एकदम जब ये आपको सुनने को मिला, दैट वाज रियली शॉकिंग। वो मेरे साथ ये हाँ। पाकिस्तान। फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं ऑस्ट्रियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। फिर मैंने इंग्लिश शुरू कर दी। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है ना लेकिन वो जो मेरे था ना कि परसेप्शन के भी, दे लव पाकिस्तान, वी लव अफगानिस्तान, दैट शैटर्ड देयर। बिल्कुल ठीक। कोई लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, इसी टूर पे या किसी भी टूर पे? I think life threatening, I would not say life threatening as such। वही अगेन अफगानिस्तान वाली बात, काबुल वाली बात, अगर वहाँ पे जो है वो मेरे पे यकीन ना करते और मेरे जो सारा उसके ऊपर जो ना करते, मुझे वहाँ अपने पास पकड़ लेते, विच हैपन टू वन ऑफ द अदर। वहाँ पे एक था इंडियन गाय, अच्छा। उसको उन्होंने तकरीबन 3 दिन अपने पास रखा था कि भाई जो है ना उसको उन्होंने पूरी इंटरोगेट किया। जलालाबाद के पास एक उनका जेल थी, उसको वहाँ पे उन्होंने रखा था। अगर वो होता तो शायद मैं उसे कहता, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पे 4-5 घंटे वहाँ पे रहा था, तो आई वुड नॉट से लाइफ थ्रेटनिंग, बट इट वाज चले कि आपके आसपास तालिबान फिर रहे हैं, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गनें लेके वो फिर रहे हैं आपके साथ, और वो आपको घूर के देख रहे हैं कि बस नाउ दैट्स द मोमेंट। तो या, लेकिन ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट आई डोंट। लेकिन एक मोमेंट को तो आपको लगता है ना कि जैसे आप तो सोलो ट्रैवलर हैं और निहत्ते हैं, ऑब्वियसली आपके पास तो कोई चीज़ नहीं है, और उनके मुल्क में आप बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात होती है अगर बीच में से कोई भी बंदा ऐसी बात कर दे। ऑल्दो कि मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की होती है। मेरे बहुत हाँ। करीबी दोस्त हैं अफगानिस्तान में, वही ना। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो हैं वो दे हैव देयर ओन माइंडसेट। तो बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या होता है? सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट उसमें जो मुझे मुश्किल लगता है वो एक अपना सामान उतारना, उनको खोल के दिखाना, सामान निकालना, सब उसको अनपैक, फिर दोबारा उसको रीपैक करना, फिर ये उसको हर दोबारा बॉर्डर पे निकालना। करते हैं आपके साथ? हर बॉर्डर पे नहीं, रशिया में करते हैं, उज़्बेकिस्तान में करते हैं वहाँ पे तो खैर मैंडेटरी है, उज़्बेकिस्तान में, रशिया में भी वहाँ पे मैंडेटरी है, और बाकी हर जगह पे नहीं करते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ वो वहाँ पे करती हैं, तो वो इट इज़ वन ऑफ द मोमेंट।
रशिया में जो है वो आपको बिठा लेते हैं, कोई इंटरोगेट करते हैं आपसे सारा कि भी एक तो मेरे नाम कैसे लिखा हुआ है ना, मोहम्मद अरशद हाँ। इकबाल, तो वहाँ पे इफेक्ट है कि मोहम्मद साथ में है, तो वो हम्म, साथ में रशिया में था, तो वहाँ पे मेरी ऐप में, वहाँ पे ऐप में थी, इसमें एक अजान ऐप हम्म, या नमाज की ऐप थी, हाँ। तो रशिया ने वहाँ जो था उनके एजेंट, तो वो कहते कि ये इसमें ऐप क्या, मैंने कहा यार मेरे मोबाइल में और भी हज़ारों ऐप्स हैं, हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक जना रेडिकल मुस्लिम हूँ, हम्म, एंड दिस इज फॉर प्रेयर्स, हम्म, नॉट अ बिग थिंग। और समझ आ गए, बस वो जो होता है जिसमें आप थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन करते हैं वो हो गए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट अनोइंग पार्ट वो ये था कि आपका लगेज उतार के खुलवा के सब कुछ निकालना, फिर उसको रीपैक करना, हम्म। टाइम तो कंज्यूमिंग। जिन बॉर्डर्स पे आपको लैंग्वेज बैरियर होता है उन पे ज्यादा मसला आता होगा इन चीजों का, या बॉर्डर पे जो बंदे होते हैं वो थोड़ा बहुत वो बाइलिंगुअल होते हैं, क्या होता है उनके साथ? क्योंकि मुझे रशियन आती थी, हम्म, क्योंकि मुझे स्पेनिश आती है, तो उससे मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाती है बॉर्डर हम्म, उनके साथ टैकल करने में। लेकिन कुछ न कुछ वहाँ पे इंग्लिश भी कुछ ना कुछ लोग बोल लेते हैं, हम्म, तो इसमें मुझे ऐसा कोई इतना बिग प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। ठीक। एंड दैट्स एज के इसलिए मैंने रशियन सीखी थी, इसलिए मैंने हम्म, स्पेनिश सीखी, हम्म, या क्या कहता है कि मैं अपना इस केस की मैं अपना वहाँ पे कुक कर सकूँ। फेवरेट कंट्री या रीजन कौन सा रहा आपका और क्यों? फेवरेट कंट्री आई वुड से ब्राज़ील। अच्छा। ब्राज़ील, वाई? बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पीपल ऑन प्लेनेट अर्थ। रियली? अच्छा। बहुत जिंदा दिल लोग हैं, आपकी हेल्प करेंगे। इवन मुझे पोर्चुगीज़ नहीं आती हम्म, और उनको इंग्लिश नहीं आती, स्टिल दे वांट टू हेल्प, दे हेल्प यू। और उनके जो है ना फ्रेंडलीनेस, वहाँ की नेचर, वहाँ का लैंडस्केप, वो नंबर वन, तो आई थिंक आई वुड से कि ब्राज़ील, हम्म, और उसके बाद रशिया। हम्म। दीज टू रशियन पीपल कंट्रीज आर फ्रेंडली? वेरी मच फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, हम्म, always there to help, always they're like motivating you, they are talking to you, हम्म, they are going an extra mile, स्पेशली कि जब आप एक सोलो बाइकर हैं। रशिया में बाइकिंग का बहुत बड़ा वहाँ पे नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत अच्छा। उनके जाना, वहाँ पे उनके बहुत वो उसको आपको सपोर्ट करते हैं बाइकर्स को, तो एवरीवेयर। व्हाट अबाउट ईरान? ईरान तो फिर हमारे उसके साथ है ना, ईरान में जो है वहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन वहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा हार्श वेदर, लेकिन हॉट हम्म, हॉट वेदर, मुझे थोड़ी सी जो है ना हॉट वेदर से ज़रा मेरे ज़्यादा नहीं बनती। हम्म, तो लेकिन ईरान के लोग वन ऑफ दी बेस्ट पीपल अगेन। हम्म, फूड, वहाँ के जो कल्चर है वो, तो या आई वुड से कि ये तीन कंट्रीज जो हैं ये बेस्ट हैं। जबरदस्त। चले जी, थोड़े उन मोमेंट्स की बात करते हैं जहाँ पे एड्रेनलिन आपका पीक पर होता है। गन मार्केट जैसी जगह आपने क्रॉस की, तो क्या माइंडसेट था आपका? गन मार्केट जो है वो तो मेरे, क्योंकि एक किस्म का पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन कि वहाँ पे एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे सब लोगों को पता है, तो वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था कि मैं उसको देखूं। तो वो एक हाई हाई वो नहीं था मेरे लिए एड्रेनलिन, जो मेरे लिए हाई एड्रेनलिन था वो था पामीर हाईवे, मंगोलिया में, उसके बाद साउथ अमेरिका में जो कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे, या कभी आपको लगा ड्यूरिंग द जर्नी के ये जर्नी यहाँ खत्म भी हो सकती है? कोई ऐसा मोमेंट आया होगा यार बस दैट इट्स ओवर? ऐसा मोमेंट आया, लेकिन जिस तरह मैंने जो जो मेन चीज़ थी, जब मेरा शौक टूट गया था ताजिकिस्तान में, आई वाज ब्लॉक्ड, क्योंकि वहाँ मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैंने कोशिश की, तो वहाँ मेरे पास टाइम था, उसको मैंने वहाँ टैकल कर लिया, और वो किसी तरीके से मैंने वहाँ मैनेज कर। लेकिन अभी जब रिसेंटली जब मैं पेरू में था, वहाँ मेरा प्रॉब्लम हुआ सस्पेंशन का। आई वॉज अंडर टाइम कंस्ट्रेंट कि मुझे वापस आना था काम के लिए, तो वहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि जो है नाउ दैट्स द एंड, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज दैट्स द एंड ऑफ माई ट्रैवल जर्नी। सिर्फ ये था कि अब जो है ना मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू गो बैक एंड लुक फॉर माई गो फॉर वर्क, बैक टू जॉब। तो और उसके फिर अब ये सोच रहा हूँ कि अब मैं जॉब छोड़ ही दूँ, छोड़ दी है मैंने। अच्छा। तो मे बी विल सी कि अब आगे कैसे चलता है। लेकिन ऐसा कि अगर मैं ऐसे डिसहार्ट हुआ हूँ, डिसअपॉइंट हुआ हूँ, या मैं मोटिवेटेड इसलिए उस तरीके से देखे कि दिस एंड वो नहीं था, सिर्फ आपके जो फिजिकल कुछ रीज़न उसकी वजह से उनको मैनेज किया। तो
जो लास्ट टाइम जो मैं अभी आया हूँ पेरू से, वो मोमेंट था कि जहाँ मैंने कहा कि फिर मैंने वहाँ बाइक अपनी को उसको सेल किया, फिर वापस आया। सो दैट वाज अ मोमेंट। अरशद भाई ने जॉब छोड़ दी है जी, और नेक्स्ट अब इनका जो ट्रैवल है ना वो ज़बरदस्त होने वाला है। तो थोड़ा बताएंगे क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट प्लान मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। आई विल नॉट रिवील इट इन अच्छा भी इन नहीं। फुल, अच्छा। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट करने जा रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट व्हाट आई हैव डन सो थोड़ा सा फार। टीजर देते हैं। नहीं, आई थिंक आई वुड कीप इट सस्पेंस फॉर अच्छा, नाउ। अभी सस्पेंस है। हाँ, लेकिन वो जो है ना, इट इट विल बी जो मैंने पिछले 2 सालों में किया उससे टोटली डिफरेंट होगा। हम्म, और इट विल बी अगेन अ लॉन्ग जर्नी स्टार्टिंग ठीक फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड गोइंग टू समवेयर फार अवे। हम्म, नहीं बताऊंगा कहाँ जाने का प्लान है। ठीक ठीक। और आई थिंक बहुत ही कम पाकिस्तान में शायद ऐसे लोगों ने किया है। मेरे नज़र में ऐसे नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ से सऊदी अरब गए हैं या कुछ और ऐसे हैं। अगेन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल स्पेसिफिक कि कौन ऐसे लोग हैं, ताकि उससे फिर लोगों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन समथिंग डिफरेंट इज कमिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अच्छा जी, हमने आपके व्लॉग से देखा है कि आप सिर्फ ट्रैवलर नहीं हैं, स्टोरी टेलर भी हैं। तो आप अपनी वीडियोस को इतनी रॉ स्टोरी टेलिंग किस तरह से मेंटेन करते हैं? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं उसमें जो होता है ना कि साथ के कुछ एडिशनल फेक टचेस मैं वो नहीं देता। एज इट इज़, एज आई एम राइट नाउ, एज आई वेक अप, आई गो एंड डू सम थिंग्स, उनको ऐसे शो करता हूँ मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे साथ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आई गो विद द फ्लो। जबरदस्त। कभी कोई ऐसा कंटेंट शूट किया है जो आपने बड़े दिल से शूट किया हो लेकिन फिर अपलोड नहीं किया उसको फॉर सम रीजन? उसको अपलोड नहीं किया ऐसा तो नहीं है। कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि मैं ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं शुरू में, तो उसमें कुछ आप कहते हैं ज़रा बी रोल है, फलानी है ये, उसकी जब आप वीडियो कर रहे, जब आप उसका कर रहे होते हैं ना, वीडियो बना रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब आपको यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको शायद ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे फिर मैं कहता हूँ कि जो है ना, किल द लव, यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है इतने टाइम लेके, लेकिन क्योंकि अब वो आपको जो वीडियो आपकी लंबी हो रही है, शायद मे बी इट इज़ बोरिंग, तो कुछ ऐसे क्लिप्स होते हैं जो मैं अपलोड नहीं करता। कोई ऐसा क्लिप रिकॉर्ड हो गया हो जो आप समझते हो कि नहीं ये कोई आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ जाएंगे अगर लोड कर दिया, नहीं ऐसा या कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना बन जाए, ऐसा नहीं, कोई क्लिप नहीं नहीं, कभी नहीं, रिकॉर्ड हुआ? ऐसा नहीं। ठीक ठीक। कितनी कंट्रीज आप देख चुके हैं अभी तक? इन टोटल 58 माशाल्लाह। 58 कंट्रीज। और बाइक पे? बाइक के ऊपर आई थिंक 33 के करीब। माशाल्लाह। या 33 कंट्रीज ऑन बाइक, हाँ। माशाल्लाह जी। तो इतनी कंट्रीज देखने के बाद आपका ज़िंदगी के बारे में ना पर्सपेक्टिव बदल जाता है, बहुत सी चीज़ें आप लर्न करते हैं, देखते हैं। तो फिर आपने क्या सीखा, यानी फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है आपके लिए इतनी दुनिया देखने के बाद? मैं मिनिमलिस्ट हो गया हूँ, मिनिमलिस्ट। थोड़ा सा खोलें इस चीज़ को। पहले जो मेरा पहला ट्रिप था अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने का, जो मेरा पहला ट्रिप था, उसके बाद से मैं मिनिमलिस्ट, और मैं आई एम गोइंग टू बी इवन मोर मिनिमलिस्ट। मतलब पहले ये होता कि यार मैं ये कपड़े ले लूँ, मेरे पास ये शर्ट हो, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये जूते, मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास फलानी चीज़ हो। लेकिन उसके बाद जब मैंने दुनिया में देखा कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में लोगों के वो बेचारे पाँव, उनके पाँव में जूते नहीं होती, बहुत बच्चों के, उनका खाना वहाँ मुश्किल होता है। सेम इन ताजिकिस्तान वहाँ में कुछ लोगों को देखा। और फिर जब मैंने पूरा एक सफ़र किया 3 महीने का, और उसमें मेरे पास सिर्फ एक लिमिटेड चीज़, मेरे पास एक कपड़े थे, वही 5-4 कपड़े मेरे पास हैं। फिर जब वापस गया, मैंने कहा जब मैं 3 महीने इनमें गुजार सकता, तो व्हाई कैन नॉट आई लिव 3 इयर्स इन द सेम थिंग। और उसके बाद फिर मैं यार आहिस्ता-आहिस्ता खुराक जो है, फूड उसको ज़ाया करना, पहले भी कम ही कर लेगा, अब तो मैं पैसे भी नहीं करता। तो यानी इतना लेता हूँ कि जितना पकाऊँ, खाऊँ और वेस्ट ना हो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू लर्न व्हेन यू सी पीपल दैट दे आर सफरिंग। तो मैं अफ़गानिस्तान में देखा, रशिया में देखा, कुछ लोग वहाँ पे पुअर हैं, लेकिन जो मेन था वो इसमें था अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान में। वहाँ पे जो है गुर्बत देखी, वहाँ लोग वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने पीछे कंधे बड़ी-बड़ी चीज़ें उठा के वो काम के लिए, और हम जो है वो चीज़ रोटी आधी खाते आधी फेंक देते हैं। आई मीन दैट वाज मे बी मी एट सम पॉइंट इन टाइम, लेकिन अब फिर उसको मैंने जाना अगेन मिनिमलिस्ट।
पहले ये था कि मैं बेड पे सोऊं, अब मैं नीचे सोता हूँ, ज़मीन पे सोता हूँ। इट्स माई होम। तो गोइंग टू बी लाइक मोर मिनिमलिस्ट एंड गोइंग टू बी लाइक मोर थैंकिंग कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके बावजूद हम इतना कुछ कर पाते हैं, खाते हैं, और उसी में जो है ना खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो ये बाइक ट्रैवल ज़्यादातर लोगों का यही परसेप्शन है कि बड़ा डेंजरस है, बड़ा रिस्की है। आपका क्या ख्याल है? आपका आई डोंट थिंक डेंजरस नहीं कहेंगे आप उसको, रिस्की नहीं कहेंगे। रिस्की तो हर जगह पर है। आप ट्रेन में जाएं, ट्रेन का एक्सीडेंट कहीं हो जाएगा, प्लेन में जाएं, प्लेन क्रैश हो सकता है, कार में जाएं, कार कुछ हो सकता है। तो रिस्की तो हर जगह पर है। लेकिन इट फील्स लाइक कि आप ऑन द 2 व्हील्स हैं, तो लेकिन वैसे कुछ नहीं। अगर आपके पास पूरा लगेज आपके पास है, पूरा गियर है, हेलमेट है, राइडिंग गियर है, शूज़ आपके अच्छे हैं, तो फिर वो ओके है। कुछ चीज़ें, कुछ मिसहैप कहीं पर भी हो सकता है, और वो आप पैदल जाएं तो वहाँ पर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट। मेरा वैसे पर्सनली, मैं जो इस चीज़ का जवाब देता हूँ ना, वो ये होता है कि द मोमेंट यू हिट द रोड, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। घर बैठ के आपको लग रहा होता है कि यार बड़ा डेंजरस है, बाइक पे कैसे जाएंगे, इतनी दूर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन द मोमेंट यू हिट द रोड यू आर कंफर्टेबल विद इट। क्योंकि वहाँ पे जब बैठते हैं, क्योंकि एक तो आपको पता है कि आपको अपने आप पे एतमाद है। उसके बाद जब बैठते हैं, आपके सामने जब आप जा रहे होते हैं, देख रहे हैं आपके सामने लैंडस्केप चेंज हो रहा होता है। फिर आपके सामने ज़हन में नियत कि ये डे, फिर आप उस जो आपके सामने चल रहा है, फिर आप उसमें इतना गुम हो जाते हैं कि आपको उसका फील नहीं होता, अनलेस कि आप कहीं गिरें, फिर यार बैक टू रियलिटी। इस लाइफस्टाइल के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या रहा आपका? सेक्रीफाइस ट्रैवल के दौरान, और स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल के दौरान, हेल्थ जो है, आपकी डाइट हेल्थ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस हूँ, तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि आपको फूड वो नहीं मुझे डाइट है जी। और हेल्थ आपकी जो है साथ में, कि आप आपकी जो मूवमेंट आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको वो फिटनेस जो आपके रूटीन आप उसे कर सकें। एक तो वो है, और दूसरा फिर आप जो टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेशली जो गुजारना चाहिए था, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। राइट। तो इस वजह से जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो भी इफेक्ट होती होंगी डेफिनेटली। ऑफ कोर्स होती हैं, क्योंकि अगर आप तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं, और उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट हुई हैं, फिर तो आप उसका जवाब दे देते हैं, आप उससे पहले टैकल। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट नहीं हुई, और जो आपके दोस्त हैं, फैमिली है, या वो एक्सपेक्ट कर रहे होते और आप वो नहीं कर पाते, फिर वहाँ डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। तो ऐसे मैटर्स में जो कम्युनिकेशन, आई थिंक कि जो मैंने सीखा है इस अरसे में, कि कम्युनिकेशन जो है, एवरी माइनर डिटेल शुड बी कम्युनिकेटेड। तो लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अगर आपकी लाइफ पे कोई डॉक्यूमेंट्री बने, उसका क्या टाइटल होगा? ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आई थिंक इस टाइटल उसका जो है ना, तलाश या स्ट्रगल, क्योंकि हमारे आज का टॉपिक वो नहीं था, इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं गए। लेकिन जो स्ट्रगल मैंने की है फ्रॉम 2002 और इवन बिफोर और अनटिल लेटली, तो वो जो है ना, बहुत ही कम लोगों को उसका पता है। ऐसे मेरे बहुत ही क्लोज एक दो जो लोग, उनको पता है, बाकी जो है उसमें तो उससे कुछ चलें, होपफुली आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी आएगी जिसमें आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो मे बी वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके दूसरों को, कुछ लर्निंग मिल सके दूसरों को ना। तो हम वेट करेंगे इंशाल्लाह आपकी किसी बुक का या ऑडियो बुक का या डॉक्यूमेंट्री का, व्हाटएवर इज फिजिबल फॉर यू। मेरा एक बुक का मेरा है प्लान, शायद आई थिंक आई विल मेक एन ई बुक और समथिंग लाइक दिस, कि उसमें जो है ना मैं बताऊं कि कहाँ शुरू किया था और कहाँ पहुँचे हैं। तो या मे बी समवन विल लर्न फ्रॉम इट। यस डेफिनेटली। चलें जी अरशद भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप करने का। पहले हम आपको यूट्यूब पे देखते रहे, आज अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम फिजिकली आपको मिल रहे हैं। बहुत थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू कि आपने ये टाइम दिया, मेरे साथ अपने कुछ टाइम गुजारा, कुछ पिछले 1-2 घंटे से आप मेरे साथ हैं। इट वाज फन टॉकिंग टू यू।
और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह आपके लिए दुआ है, फ्यूचर में आपके जो प्लान्स हैं, जो आप ट्रैवल आगे करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, उसमें थैंक आपको यू, सक्सेस मिले इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, बिल्कुल आगे इंशाल्लाह, आपके साथ जो है वो एक नेक्स्ट सीरीज भी करेंगे पॉडकास्ट की, बिल्कुल, जब भी आपके पास टाइम हो। श्योर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू टू, वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।